तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 25 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं, लगभग 22-23 प्रश्न आज आ गए हैं। साथ ही साथ में जीके के आपके साइंस के लगभग 9-10 प्रश्न आ चुके हैं। तो काफ़ी लंबी वीडियो यहाँ पर होने वाली है, तो थोड़ा सा आपको वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंचती रहे, सारा एग्जाम एनालिसिस भी आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग के पैटर्न में कुछ चेंज हुआ है, वो क्या परिवर्तन हुआ है वो भी आपको पता चल जाएगा अंत तक, ठीक है। चलिए आज देख लेते हैं किस किस ने प्रश्न भेजे हैं। तो ऋतु राजपूत, इनके 79 नंबर हैं, इन्होंने प्रश्न भेजे हैं। शुभम शर्मा, इनके 81 नंबर है, इन्होंने आज प्रश्न भेजे हैं। और ऋतु राजपूत जी इन्होंने महिला सुपरवाइजर का एग्जाम दिया था, तो महिला सुपरवाइजर में भी इन्होंने हमको प्रश्न भेजे थे। स्क्रीनशॉट आपको दिखा देते हैं कि इनका स्क्रीनशॉट लगा दिए हमने आपको, जिससे कि ये विश्वास हो जाए कि हाँ ये जो प्रश्न है वो रियल और ऑथेंटिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये सारे प्रश्न इन्होंने भेजे हैं ना। हड़प्पा सभ्यता वाला आया था, भीमगढ़ डैम आया था, ठीक है। और ये बॉडवास के और ये मैथ के भी कुछ प्रश्न इन्होंने भेज दिए हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपना एग्जाम एनालिसिस, और साइंस से हम शुरुआत करने वाले हैं। आइए देखते हैं साइंस का आज पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। तो पहला प्रश्न है ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। तो पीएच वैल्यू से आज प्रश्न पूछा गया है। 6.5 से लेकर के 6.9 तक ताजे दूध का पीएच मान होता है, ठीक है। इसे थोड़ा अम्लीय बनाता है। तो ताज़ा जो दूध होता है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। यह मान दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड के कारण होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो एक तो कैसीन पाया जाता है और एक लैक्टिक एसिड, ये दोनों एसिड आपको दूध में देखने को मिलते हैं। और यही लैक्टिक एसिड जब कभी नसों में जम जाता है या घुटनों में जम जाता है, तो इन्हीं की वजह से थकान का एहसास होता है और इन्हीं की वजह से घुटनों में दर्द वगैरह होता है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि थकान का एहसास किस एसिड की वजह से होता है। तो लैक्टिक एसिड के जमने की वजह से थकान का एहसास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बताने से पहले आप लोगों को बता दें भाई, जिन लोगों का एग्जाम हो गया है उन लोगों के सामने एक और बड़ा मौका है, वो है एमपीएसआई, एएसआई और एलडीसी। ये एग्जाम्स आपके सामने हैं। इसके अलावा जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उन लोगों के पास में अभी भी मौका है अच्छे अंक प्राप्त करने का। आप एमपी पुलिस कांस्टेबल के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के बढ़िया अच्छे नंबर लेकर के आ सकते हैं। जैसे तरुण रायकर जी के आप देख रहे हैं 86 नंबर इनके आए हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस भाई के 80 नंबर आए हैं। इसके अलावा अरविंद जी के 83 नंबर आए थे, शर्मा जी के 76 नंबर आए थे। तो इन सब लोगों ने हमारे नोट्स को कंप्लीट करके अपना अच्छे से एग्जाम देने गए थे, पूरा नोट्स कंप्लीट करके। तो आप लोग भी इन नोट्स को लेकर के और बचे हुए दिनों में इन नोट्स को कंप्लीट करके एग्जाम देने जा सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो इसमें आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स रहेंगे, जिसमें गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के इन सब के कंप्लीट नोट्स रहेंगे। प्रैक्टिस सेट रहेगा, सारी मैराथन मिलेगी आपको। इसके अलावा जो नए टॉपिक ईएसबी के द्वारा पूछे जा रहे हैं उन नए टॉपिक्स के भी पीडीएफ आपको मिलने वाली है, जिसमें आपके रेलवे कोड हो गए, मेगावाट परियोजना हो गई, डैम हो गया, त्योहार हो गए, जनजातीय त्योहार हो गए, इन सब की कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा जो लोग एमपीएसआई का फॉर्म भरे हैं, बहुत बढ़िया मौका है। एमपीएसआई में फॉर्म भी बहुत कम भरे गए हैं, तो आप लोग एमपीएसआई के सभी 8-9 सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स मात्र 199 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। प्रक्रिया क्या है, तो बहुत छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर अगर आपको एमपी कांस्टेबल के नोट्स चाहिए या फिर एएसआई एलडीसी के नोट्स चाहिए तो 179 का पेमेंट करना है। अगर आपको एमपीएसआई के नोट्स चाहिए तो मात्र 199 रुपये का पेमेंट करना है। और अगर आपको ये दोनों नोट्स एक साथ में चाहिए तो मात्र 300 रुपये का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट्स लेकर के शामिल हो जाइए इस ग्रुप में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो आज थोड़ी सी क्या है, जुकाम हो गई, थोड़ी समस्या है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, ठीक है ना, आवाज़ वगैरह का। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कुछ किस ग्रुप की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो इसके बारे में आपको पहले भी बताया था कि आयनन ऊर्जा की बात करते हैं तो ये बाएं से दाएं अगर हम चलते हैं तो ये बढ़ती चली जाती है। 4 ऑप्शन दिए थे, ग्रुप 17, 18, 1 और 16। तो सबसे अधिक जो आयनन ऊर्जा होगी वो ग्रुप 18 की होगी, ठीक है ना। सबसे कम किसकी होगी, तो सबसे कम होगी वो पहले ग्रुप की होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रुप 18। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। तो इनमें से समूह 18 की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्कृष्ट गैस यानी समूह 18 के तत्व अपने पूर्ण संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, इसलिए इनको अक्रिय गैसें भी कहा जाता है, ठीक है। उनके परमाणुओं से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनकी आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है, ठीक है। अब ये समूह 18 इन तत्वों की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है क्योंकि वे एक उत्कृष्ट गैसें होती हैं। समूह 17 को क्या कहते हैं, हैलोजन समूह कहते हैं। इनकी आयनन ऊर्जा समूह 18 की अपेक्षा कम होती है। होती तो इनकी भी है लेकिन समूह 18 से कम होती है, सबसे अधिक समूह 18 की होती है। समूह 16 की जो है वो आपकी 17 से कम
होती है और सबसे कम किसकी होती है, तो समूह 1 की जो आयनन ऊर्जा है वो सबसे कम होती है। अगला देखिए, अगर सूर्य के प्रकाश में से नीले रंग को हटा दिया जाए तो आकाश किस रंग का दिखाई देगा, तो आकाश हमको लाल या फिर नारंगी रंग का दिखाई देगा। और अगर सूर्य के प्रकाश में से सभी रंगों को हटा दिया जाए तो आकाश हमको ब्लैक कलर का दिखाई देगा, जैसा कि अंतरिक्ष से देखने पर हमको आकाश काले कलर का दिखाई देता है। चलिए देखिए, अगर सूर्य के प्रकाश से नीला रंग हटा दिया जाए तो आकाश आपका लाल या फिर नारंगी रंग का दिखाई देगा, क्योंकि लाल और नारंगी रंग वायुमंडल में बिखरते कम हैं और सीधे हमारी आंखों तक पहुंच पाते हैं। नीला रंग जो है वो बिखर जाता है। आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में मौजूद नीला रंग हवा के कणों के साथ में मिलकर के बिखर जाता है, ज़्यादा प्रकीर्णन हो जाता है, इस वजह से आकाश हमको ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है, अगर नीला रंग हटा दिया जाए तो लाल और नारंगी रंग का हमें वायुमंडल दिखाई देगा। अगला प्रश्न है कि जीन के क्या कार्य होते हैं। ऑप्शन में दिया गया था, आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जीन के प्रमुख कार्य प्रोटीन और एंजाइम बनाना, आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना, शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करना, ये डीएनए के खंड होते हैं, और मांसपेशियों के निर्माण, आंखों के रंग, चयापचय जैसी शारीरिक विशेषताओं और अन्य प्रक्रियाओं के लिए ये निर्देश देते हैं। तो जीन का मुख्य कार्य होता है कि आनुवांशिक जानकारी को एक स्थान से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। चलिए अगला प्रश्न फिर से साइंस का पूछा गया है कि तबीयत खराब है तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा, बस ये दुआ कीजिएगा इससे ज़्यादा तबीयत खराब नहीं हो, नहीं तो एग्जाम एनालिसिस रुक भी सकता है भाई, ठीक है ना। चलिए अगला पूछा गया है, टेस्टिस जो है वो हमारे शरीर के बाहर क्यों होता है, जो वृषण होते हैं वो शरीर के बाहर क्यों रखे जाते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा तापमान नियंत्रण के लिए। देखिए, टेस्टिस वृषण को शरीर से बाहर रखा जाता है क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इससे कम तापमान पर ही शुक्राणु बन सकते हैं, इसलिए इसको शरीर के बाहर रखा जाता है। अंडकोश की थैली एक थर्मारेगुलेटर के रूप में कार्य करती है, जो शरीर के अंदर की तुलना में तापमान को कम रखती है और शुक्राणु के स्वस्थ विकास में मदद करती है। अगर टेस्टिस शरीर के अंदर ही रहेंगे तो शरीर के सामान्य तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण संभव नहीं हो पाएगा। तो शुक्राणुओं के निर्माण के लिए, उनको बेहतर टेम्परेचर देने के लिए टेस्टिस को शरीर से बाहर रखा जाता है। अगला प्रश्न, स्पर्म की विशेषताएं पूछी गई थी। ऑप्शन में टेल के कार्य दिए गए थे कि जो शुक्राणु होते हैं उसमें जो पूंछ होती है, उस पूंछ का क्या कार्य होता है, तो भाई उसको गति प्रदान करती है, मुड़ने में मदद करती है। यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी पूरी जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो शुक्राणु की मुख्य विशेषता है, एक सिर होता है, मध्यखंड और पूंछ, ये 3 भागों में विभाजित रहता है। सिर में आनुवंशिक सामग्री यानी कि डीएनए होती है, पूंछ शुक्राणु को गति प्रदान करती है और मध्य में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, पूंछ को ऊर्जा देते हैं। इस प्रकार शुक्राणु की पूंछ या फिर कशाभिका अंडों तक पहुंचने में उन्हें निषेचित करने के लिए आवश्यक गति जो है प्रदान करती है। विशेषता देख लीजिए, तो इसमें सिर होता है जो आनुवांशिक पदार्थ को लेकर के जाता है, मध्यखंड होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो इसको ऊर्जा प्रदान करती है आगे बढ़ने के लिए, और जो पूंछ होती है ये इसका सबसे लंबा भाग होता है और इसे गति प्रदान करते हैं कार्य करने के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर पूंछ के कार्य दिए गए हैं, ऊर्जा का उपयोग भी दिया है, अंडों तक पहुँचना भी बताया गया है। लेकिन हम थोड़ा सा इसको स्किप करेंगे, आज ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा आज वीडियो बनाने में समस्या हो रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के स्क्रू नियम में अगर स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बल की दिशा किधर हो जाएगी, क्या असर पड़ेगा बल की दिशा पर, ऊपर हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, दाएं या फिर बाएं। सही आंसर होगा नीचे की ओर हो जाएगी बल की दिशा। कैसे, देखिए, अगर आप एक पेंच यानी कि स्क्रू को फ्लेमिंग के नियम के अनुसार क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हैं तो बल की जो दिशा है वो नीचे की ओर होगी। यदि चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशाएं सही ढंग से स्थापित की गई हैं तो बल हमेशा नीचे की ओर लगेगा। ये स्क्रू वाले नियम में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 4 है यानी 4 है तो वह कैसा होगा, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। सही आंसर अम्लीय प्रकृति का होगा। क्यों होगा, आइए देख लेते हैं। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 4 है, देखिए 4 है तो वह अम्लीय होगा क्योंकि 7 से कम पीएच मान जो है वो अम्लीय पदार्थों का होता है। पीएच स्केल 0 से लेकर के 14 तक होता है, जिसमें एग्जैक्ट 7 पर उदासीन होता है, जैसे कि अपना जल होगा, ये उदासीन होता है। और 7 से अधिक मान वाले सारे क्षारीय होते हैं, 7 से कम मान वाले सारे अम्लीय होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों की हार्मोन ग्रंथि किस वजह से रुक जाती है, यानी जो हार्मोन वृद्धि है वो हार्मोन वृद्धि किस वजह से रुक जाती है, उस रोग का नाम पूछा गया था। तो हाइपोपिटिराइज्म ये एक रोग होता है जिसकी वजह से बच्चों की जो हार्मोन वृद्धि है वो रुक जाती है। देखिए, बच्चों की हार्मोन ग्रंथि की समस्या के कई कारण और रोग हो सकते हैं, जिनमें सबसे आम है ग्रोथ हार्मोन की कमी। ठीक है, और ये जो रोग होता है ग्रोथ हार्मोन जो है इसकी कमी हाइपोपिट्यूटरिज्म नामक एक रोग की वजह से होती है, जिसमें ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है। जब पिट्यूटरी ग्रंथि पर्याप्त वृद्धि
वृद्धि में हार्मोन नहीं बना पाती है, जिससे बच्चों का विकास प्रभावित होता है और उनकी लंबाई सामान्य से कम रह जाती है। तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पिट्यूटरी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को बनाना बंद कर देती है। पिट्यूटरी ग्रंथि का उदाहरण देकर के ही ये प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न है, भीमगढ़ बांध ये किस नदी पर स्थित है? तो ये बैनगंगा नदी पर स्थित है भीमगढ़ डैम। ये आपने स्क्रीनशॉट में देखा था, प्रश्न उन्होंने भेजा था। तो भीमगढ़ बांध जिसे संजय सरोवर बांध भी कहा जाता है, वैनगंगा नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के छपारा तहसील में स्थित है और एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का डैम है। शुरू में ये प्रश्न बहुत पूछा था, क्या विशेषताएं हैं, कितनी ऊंचाई है, कहाँ पर स्थित है। अब इसका प्रश्न फिर से पूछा गया है, तो अपनी डैम वाली PDF उठा करके देखेंगे तो आपको वहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती का संबंध किस वंश से है? तो रानी दुर्गावती चंदेल वंश की शासका थी। रानी दुर्गावती चंदेल वंश और गोंड साम्राज्य की रानी थी। उनका जन्म महोबा के प्रसिद्ध चंदेल राजवंश में हुआ था और बाद में उन्होंने गढ़कटंगा के गोंड साम्राज्य के राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से इनका विवाह हुआ था। ठीक है, तो चंदेल वंश रानी दुर्गावती का संबंध महोबा के चंदेल वंश से था और गोंड साम्राज्य में इनका विवाह हुआ था। तो या तो चंदेल वंश दिया हो गया होगा या फिर गोंड साम्राज्य दिया गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग से कौन सा भाग लगता था? तो मध्य प्रदेश उस टाइम पे मध्य प्रदेश तो था नहीं, उस टाइम पे मध्य प्रदेश को मध्य प्रांत कहते थे। तो मध्य प्रांत का जो उत्तरी हिस्सा था उससे भोपाल और रीवा राज्य लगते थे। तो ब्रिटिश काल में मध्य प्रांत के उत्तर में भोपाल राज्य और रीवा राज्य जैसे क्षेत्र लगते थे, जिसे मध्य प्रांत CP अपने आप में एक प्रांत था जो वर्तमान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमाओं से मिलकर के बना था। ठीक है ना, तो उत्तर की बात की गई थी तो उत्तर में भोपाल राज्य और रीवा राज्य लगते थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की मिशन कर्मयोगी योजना का उद्देश्य क्या था? तो देखिए ये शुरू में भी पूछा गया था। तो मध्य प्रदेश की मिशन कर्मयोगी का मुख्य उद्देश्य जो है वो सरकारी कर्मचारियों की क्षमता निर्माण, कौशल विकास के लिए है। यह सरकारी अधिकारियों को निरंतर सीखने, नवाचार और जवाबदेही की संस्कृति को विकसित करने में सक्षम बनाता है, जिससे सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है। तो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए मिशन कर्मयोगी शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, सैर जो है वो किस राज्य का त्यौहार है? वो ऑप्शन में दिया था हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सही आंसर है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है सैर। देखिए तो हिमाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले सैर या फिर सायर त्योहार का हिस्सा है, जो फसल कटाई के अंत में शरद ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है और यह त्योहार हिमाचल के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में सैर या फिर सायर नामक त्योहार मनाया जाता है और ये फसल कटाई से संबंधित त्योहार है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गुजरात में पतंग कौन से त्यौहार पर उड़ाई जाती है? तो ये उत्तरायण त्यौहार होता है, जिसे मकर संक्रांति भी कहा जाता है, इस दिन उड़ाई जाती है। चलिए देखते हैं, तो गुजरात में पतंग उत्तरायण, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं, कि त्यौहार में उड़ाई जाती है। यह त्यौहार जनवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है और इस दौरान आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है, खास करके अहमदाबाद में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के दौरान। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? अहमदाबाद में, याद रखिएगा। त्यौहार का नाम है उत्तरायण, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं और हर साल 14 जनवरी के आसपास इसको मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सोन नदी की सहायक नदी पूछी गई थी। ऑप्शन में जोहिला दिया गया था, तो जोहिला ही आपका सही आंसर हो जाएगा, या फिर पूछा जा सकता है कि जोहिला किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है ना, चलिए तो जोहिला जो है सोन नदी की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है और सोन में जाकर के मिल जाती है। तो जो आप अगर विकिपीडिया पर सर्च करेंगे तो आपको अमरकंटक मिल जाएगा, अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। प्रवाह, यह नदी राजेंद्र ग्राम और उमरिया जिले से होकर बहती हुई दशरथ घाट में जाकर के सोन नदी में मिल जाती है। इस नदी का एक महत्व है, इस नदी पर एक बांध बना है, जोहिला बांध बनाकर संजय गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट के पानी की आपूर्ति की जाती है। तो इसके लिए जो पानी कहाँ से मिलता है संजय गांधी के लिए, तो वो भी इसी नदी से मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि खो खो में अतिरिक्त खिलाड़ियों को लेकर के कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कुल 12 खिलाड़ी जो है वो खो खो में होते हैं, अतिरिक्त खिलाड़ियों को अगर ऐड कर लिया जाए। ठीक है, तो खो खो की एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें 9 मैदान पर खेलते हैं और 3 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं जो बैठे रहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, प्रश्न तो बहुत हैं लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है। प्रश्न, अस्पृश्यता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। यही हम कह रहे थे भाई, ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा गया अभी तक? ये जरूर पूछा जाता था, तो आज ये प्रश्न पूछ लिया गया है। या किसी भी रूप के अभ्यास पर रोक लगाता है, यानी छुआछूत को अंत करता है, और ये आपका आर्टिकल 17 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य सूची संघ सूची ये किस अनुसूची में है? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची और संघ सूची के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा है कि राज्य सूची पर जो विषय है वो राज्य सरकार कानून बनाएगी, संघ सूची पर संघ सरकार
सरकार बनाएगी और समवर्ती सूची पर ये दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में जो हल्के साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो बनावली नामक स्थान से हल्के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं, टेराकोटा के, है ना। देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता में हल्के साक्ष्य बनावली से मिले हैं, जहाँ से हल्की टेराकोटा यानी कि मिट्टी से बनी हुई मृण मूर्ति मिली है। इसके अतिरिक्त कालीबंगा से जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जो हल्के प्रयोग की ओर इशारा करते हैं कि भैया खेत को जोता जाता था, यानी यहाँ पर हल्का प्रयोग हुआ करता था। अब चलो सीधे मैथ की ओर चलते हैं और जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। देखिए, दो गोले जिनकी त्रिज्या 4 और 6 है, उनको आपस में जोड़ने पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? अगला प्रश्न, शंकु के अंदर कौन सी आकृति समाहित हो सकती है? अगला प्रश्न, यदि किसी झंडे की छाया 16 मीटर है, उन्नयन कोण 45 है, तो झंडे की ऊंचाई बताइए। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, पिघला करके 1.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं? अगला है 10,500 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में साधारण ब्याज अतिरिक्त शुल्क 525 के साथ में कितना रुपए होगा? अगला, कोई व्यक्ति 2 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है, बताओ 1 घंटे में कितना चलेगा? अगला, किसी वस्तु का जो मार्क प्राइस है 200 रुपये है, 29% लाभ पर बेचा जाता है, तो सेलिंग प्राइस बताना था। टाइम वर्क के 2 प्रश्न, सिंप्लीफिकेशन के 2 प्रश्न, लाभ हानि के 2 प्रश्न, आयु का 1 प्रश्न, बॉड मास का 1 प्रश्न। आज ट्रेन का कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। चलिए रीजनिंग की ओर चलते। तो रीजनिंग से पहला प्रश्न है 777 888 999 809, इसमें से कौन सा अलग है, भिन्न पूछा गया था। यदि 5 अप्रैल को मंगलवार है, 26 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? समान आकृति के 5 प्रश्न आए थे। एक लीप ईयर में फरवरी में कितने दिन होते हैं, ये पूछा गया था। रैंकिंग का 1 प्रश्न था और नेक्स्ट ईमेज से लगभग 3 से 4 प्रश्न थे। ठीक है, कौन सी आकृति समाहित हो सकती है, 2 से 3 प्रश्न। फिगर काउंटिंग का 1 प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग के 3 प्रश्न, 1 प्रश्न पजल का पूछा गया था। डायरेक्शन के 2 प्रश्न, साइलॉग के लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा एनालॉजी के 2 प्रश्न, मानसिक अभिरुचि के 2 से 3 प्रश्न आज पूछे गए हैं और सिंपल वाले पूछे गए थे, और 2 से 3 प्रश्न डायरेक्शन के पूछे गए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कितने सब्जेक्ट से कौन कौन से प्रश्न आए थे। तो मैथ से लगभग 15 प्रश्न, रीजनिंग के लगभग 38 प्रश्न, साइंस के 12 प्रश्न और बाकी आपके जीके जीएस करंट अफेयर के प्रश्न थे। ठीक है, जब नोट्स आपको देंगे, नोट्स के साथ में इसकी पीडीएफ साथ में मिलेगी, है ना, तो उसमें आप आराम से पढ़ लेना, पूरा पॉज करके वीडियो को भी पढ़ सकते हैं आप। ये हमने आपको वो लगाई दिया, स्क्रीनशॉट देख सकते हैं आप। बाकी आज 2 प्रश्न गलत भी देखने को मिले हैं, यानी कि पेपर में 2 प्रश्न लगभग गलत आए थे, दोनों प्रश्न आपके मैथ के थे। चलिए इसके अलावा नंबर की बात कर लेते हैं कि कितने कितने नंबर आए। तो नंबर में 78, 68, फिर से 78, 80, 79, 80 और 81 नंबर आज देखने को मिले हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7052547733। इस पर मैसेज करके आप लोग अपने नोट से प्राप्त कर सकते हैं। आज थोड़ा सा जल्दी है, जल्दी का मतलब है तबीयत ख़राब है, बस वीडियो कैसे बन जा रही है, बस इतना ही है। ठीक है ना, अब जब तक हमारी तबीयत मतलब कि ठीक ठाक रहेगी, वीडियो बनाने तो लायक इससे ज़्यादा डाउन नहीं होगी, तो हम वीडियो बनाते रहेंगे, बिल्कुल निश्चित रहिएगा। और ये टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं, तबीयत सही रहेगी तो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस में अपने प्रश्नों को जरूर भेजिएगा इसी नंबर पर। और भाई नोट्स लेकर के तैयारी में लग जाओ, मौका बहुत बढ़िया है एमपीएसआई, एएसआई, एलडीसी वालों के लिए, क्योंकि फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं ना। इससे बेहतरीन मौका अब आपको मिलेगा नहीं। पहली बार प्री और मेंस हो रहा है, इसलिए फॉर्म कम डले हैं। अब अगली बार जब ये फिर 3-4 साल बाद आएगी, तो फिर आपको देखना किस तरह का कॉम्पिटिशन आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।